तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेसियार खान। कड़ी 27। सुंदरी ने अधिक आत्मग्लानि सहने में असमर्थ हो महीने पहले नीलांबर के सामने यह स्वीकार कर लिया था कि उस रात विराज मरी रही जमींदार राजेंद्र के साथ घर छोड़कर निकल गई थी। और अब आगे नीलांबर ने सिर हिलाकर कहा, वह नहीं हो सकता बेटी। सुनता हूं छिपाने से पाप और बढ़ता है। हम उसके अपने आदमी हैं। हम उसके पाप का बोझ और नहीं बढ़ाएंगे। इतना कहकर वो जरा हंसा। उस हंसी में कितनी व्यथा, कितनी क्षमा है, इसे छोटी बहू ने समझा। क्षण भर बाद छोटी बहू बड़ी संकुचित होकर मीठे स्वर में बोली, पर ये सब बातें सच नहीं है पिताजी। कौन सी सब बातें बेटी? तुम्हारी दीदी की? छोटी बहू नीचे मुंह किए मौन बनी रही। नीलांबर बोला, सच कैसे नहीं है बेटी? सब सच है। जानती तो है कि गुस्सा होने पर उस पगली को ज्ञान नहीं रहता था। जब जरा सी थी तब भी ये बात थी, और जब बड़ी हुई तब भी वही बात रही। अरे फिर जो अत्याचार, जो अपमान मैंने किया था, हाँ मैं समझता हूं उसे स्वयं नारायण भी नहीं सह सकते थे। वो तो मनुष्य ही थी। नीलांबर ने हाथ से आंसू पोंछकर कहा, याद आने पर कलेजा फट जाता है बेटी। हतभागी 3 दिनों से भूखी थी, फिर भी ज्वर में कांपते कांपते मेरे लिए थोड़ा सा चावल की भीख मांगने गई थी, और उसी अपराध के लिए मैंने। आगे वो बोल न सका। धोती की खूंट मुंह में ठूंसकर अंदर से उठते रुदन को बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करता हुआ महसूस उठा। छोटी बहू स्वयं भी उसी तरह रो रही थी। उसने भी कुछ नहीं कहा। इस तरह बहुत समय गुजर गया। बहुत देर बाद नीलांबर कुछ शांत हुआ। अपना मुंह और आंखें पोंछकर बोला, हाँ, बहुत सी बातें तू जानती है। तब भी सुन बेटी, नहीं जानता कि कैसे उसी रात को वो अज्ञानी और उन्मत्त होकर सुंदरी के घर गई थी। इसके बाद रुपए के लोभ से सुंदरी पगली को उसी रात बाबू के बजरे पर पहुंचा आई थी। उसकी बात पूरी होते ना होते मोहिनी अपने को भूलकर लज्जा शर्म छोड़ उच्च कंठ से बोल उठी, नहीं, ये हरगिज सत्य नहीं है पिताजी, हरगिज सत्य नहीं है। दीदी की देह में प्राण रहते इस तरह का काम कोई उनसे करा ही नहीं सकता। वे तो सुंदरी का मुंह तक नहीं देखती थी। नीलांबर ने शांत भाव से कहा, वो भी सुना है। कदाचित तुम्हारी ही बात सच हो बेटी। उसके शरीर में प्राण नहीं थे। अच्छी तरह होश संभालने के पहले ही उसने अपने प्राण मुझे अर्पण कर दिए थे। उन्हें तो ले नहीं गई। आज भी वो मेरे पास हैं। इतना कहकर नयन मूंद कर जैसे अपने हृदय के अंतरतम भाग को वो डूब कर देखने की कोशिश करने लगा। छोटी बहू मुक्त होकर उस शांत पीले निमिलित मुख की ओर ताकती रही। उस मुख पर क्रोध, हिंसा या द्वेष की जरा भी छाया नहीं है केवल असीम व्यथा
और अनंत क्षमा की अनिर्वचनीय महिमा। वो गले में आंचल डालकर और प्रणाम करके मन ही मन उनके चरण धूलि सर से लगाकर चुपचाप खड़ी हो गई। संध्या दीप जलाते जलाते मन ही मन बोली, दीदी पहचानती थी, इसीलिए एक दिन भी इन्हें छोड़कर रहना ही नहीं चाहती थी। 4 साल की लंबी अवधि के बाद पुंटी अपने बाप के घर आई थी और बड़े आदमियों की तरह आई थी। उसके पति 6 महीने का लड़का, 5-6 दास दासी और अनगिनत सामान से सारा घर भर गया था। स्टेशन पर उतरते ही खबर पाकर जैसे ही उसे सब पता चला, उसने रोना शुरू कर दिया। ऊंचे स्वर में रोते रोते सारे मोहल्ले को चकित करके एक पहर रात गए उसने घर में प्रवेश किया और दादा की गोद में मुंह छिपाकर उखड़ू बैठ गई। उस रात उसने पानी तक नहीं पिया, दादा को भी नहीं छोड़ा, बस मुंह ढके हुए एक एक करके सारी बातें सुनती रही। पहले भी वो भाभी से कुछ भय करती थी, संकोच करती थी, किंतु दादा को मानो पुरुष ही नहीं मानती थी, उनसे संकोच भी नहीं करती थी। उसके सारे उपद्रव अपने दादा को ही लेकर थे। ससुराल जाने के एक दिन पहले भी वो भाभी की गुड़की खाकर दादा के गले से लिपट कर रोई थी। उसके उसी दादा को जिसने इतने दुख दिया है, इस प्रकार जीर्ण शीर्ण और पागल सा कर दिया है, उसके प्रति उसके क्रोध और द्वेष की कोई सीमा नहीं रह गई। दादा के इतने बड़े दुख के सामने पुंटी ने अपने समस्त दुख को तुच्छ समझ लिया। उसे अपनी ससुराल के लोगों पर घृणा हुई। छोटे भैया की सर्पदंश से हुई मृत्यु ने भी उसे व्यथित नहीं किया और उसकी दुखनी विधवा भाभी की ओर से भी उसने मुंह फिरा लिया। 2 दिनों बाद ही उसने अपने पति को बुलाकर कहा, मैं दादा को लेकर पश्चिम की ओर घूमने जाऊंगी, तुम सबको लेकर घर लौट जाओ, और हाँ, इच्छा हो तो तुम भी साथ चलो। योगेन अनेक युक्ति तर्क के बाद पहली बात को ही अधिक साध्य समझकर सामान बंधवाने के लिए बाहर चला गया। यात्रा की तैयारी होने लगी। पुंटी ने गुप्त रूप से सुंदरी को बुलवाया था, किंतु वो आई नहीं। जो बुलाने गया था उससे कह दिया कि मैं अपना मुंह न दिखा सकूंगी। जो कुछ कहने योग्य था सब कह चुकी हूं, अब कुछ कहने को नहीं है। पुंटी क्रोध से अधर काटकर चुप हो गई थी। पुंटी की निदारुण उपेक्षा और उससे भी अधिक निष्ठुर व्यवहार से छोटी बहू को जो व्यथा हुई, उसे अंतर्यामी के सिवा और कोई न जान सका। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन जेठानी को याद कर कहा, दीदी, तुम्हारे सिवा मुझे और कौन समझेगा? जहां भी हो, यदि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है तो बस वही मेरा सर्वस्व है। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।